हम अमूल के उत्पाद खरीदने से पहले 2 बार नहीं सोचते, उसे फौरन खरीद लेते हैं। लेकिन जिस तरह सोना बनने से पहले सोने को आग में जलना पड़ता है, उसी तरह अमूल को भी भारत का पसंदीदा डेयरी ब्रांड बनने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अमूल की कहानी सिर्फ एक एंटरप्राइजेज या बिजनेस के कोऑपरेटिव मॉडल की सक्सेस स्टोरी नहीं है, यह भारत की सफलता की कहानी है। डॉक्टर वर्जिन कुरियन जैसे कई लोगों ने अमूल को वह स्थान देने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं जहां वह आज है। भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी, जिसके मालिक लाखों किसान हैं। गुजरात के 2 गांव से 75 साल पहले 247 लीटर दूध से शुरू हुआ सफर आज 260 लाख लीटर तक पहुंच गया है। अमूल ने इन 75 सालों में जो कुछ हासिल किया है, शायद ही इसका कोई और उदाहरण देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमूल कंपनी आज इतनी बड़ी बनी कैसे, A to Z पूरा। साथ ही ये भी बताएंगे कि अमूल फ्रेशनेस को मेंटेन करते हुए अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाता है। हाँ बोलो, क्या लेगा? पाव भाजी, भाजी पुलाव, स्पेशल बटर तवा पुलाव, असली बटर के साथ अमूल बटर। Amul, a trendsetter in the dairy industry of India for more than 70 years, is a household name. Dr. Kurian's dream and vision for Indian dairy has made India one of the largest producers of milk in the world. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम भारत से लेकर पूर्व भारत तक जो एक चीज आपको सभी घरों के किचन में मिल जाएगी, वह है अमूल मक्खन। अमूल मक्खन बनाने वाली अमूल डेयरी के बनने की कहानी भी प्रेरणा से भरी है। इस डेयरी की शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई। आज़ादी से पहले किसानों के शोषण को देखते हुए अमूल कंपनी की स्थापना की गई। इसे दूसरे ब्रांड से कड़ी टक्कर भी मिली, लेकिन आज भी देश के लगभग हर घर में अमूल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूल एक सहकारी दूध उत्पादन कंपनी है, यानी कि कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन कंपनी है। अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1946 में स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवनदास पटेल के सहयोग द्वारा की गई। दरअसल इस कंपनी के बनने के पीछे एक छोटी सी कहानी। दरअसल 1940 के दशक में गुजरात में व्यापारियों द्वारा दूध उत्पादन किसानों का खूब शोषण किया जाता था। उस वक्त की मुख्य डेयरी पॉलिसी के एजेंटों द्वारा कम दामों में किसानों से दूध खरीदकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों ने वहां के स्थानीय नेता त्रिभुवनदास पटेल से संपर्क किया। उन्होंने अपने लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। सरदार पटेल ने समाधान करने के लिए मोरारजी देसाई को गुजरात में भेजा। उन्होंने हालात का जायजा लिया। फिर साल 1945 में बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे मिल्क योजना शुरू की और उसके बाद में साल 1949 में त्रिभुवन भाई पटेल ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन से मुलाकात कर इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए राजी किया। दोनों ने सरकार की मदद से गुजरात के 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। वर्गीज कुरियन सहकारिता संघ को कोई आसान नाम देना चाहते थे। कुछ कर्मचारियों ने इसका नाम संस्कृत शब्द अमूल्य सुझाया, जिसका मतलब अनमोल होता है, जो बाद में अमूल के नाम पर रखा गया। शुरुआत में कुछ किसानों द्वारा डेयरी में 247 लीटर दूध का उत्पादन किया जाता था। प्रतिदिन 2 बार गांव वालों से दूध इकट्ठा किया जाता था। इसके लिए गांव में कई सारी सहकारी समितियों का गठन किया गया था। किसानों को दूध का भाव दूध और उसके फैट के हिसाब से दिया जाता था। 1948 के अंत तक 432 गांव के किसान संघ से जुड़ गए, जिससे दूध की उत्पादन की क्षमता बढ़कर 5000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गई और कुछ सालों तक काम ऐसे ही बढ़ता रहा। साल 1955 में वर्गीज कुरियन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया। इससे पहले गाय के दूध से ही पाउडर बनाया जाता था। गुजरात में सफल होने के बाद अमूल पूरे देश में अपना झंडा गाड़ना चाहती थी। 31 अक्टूबर 1964 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को कैटल फील्ड प्लांट के उद्घाटन के लिए आनंद शहर में आमंत्रित किया गया था। वे सहकारी संघ की पूरी प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उसी दिन वापस भी आना था, लेकिन उन्होंने वहां रुकने की ठानी और कोऑपरेटिव की सफलता का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि अमूल से जुड़े किसानों की आर्थिक हालात बेहतर थे। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने इस आधार पर देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का फैसला लिया। उन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन से देश भर में इस प्रतिरूप को अमल करने के लिए कहा। इसके बाद साल 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बनाया गया। डॉक्टर कुरियन की अध्यक्षता में भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 बनने की राह पर चलने लगा। इसके लिए धन एकत्रित करने की जरूरत थी। कुरियन ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने की मांग की। 1969 में जब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारत दौरे पर आए थे, तो डॉक्टर कुरियन ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे धन दीजिए और फिर उसके बारे में भूल जाएं। उसके कुछ दिनों बाद बिना किसी शर्त के वर्ल्ड बैंक कर्जा देने के लिए राजी हो गया। 1970 के दशक में शुरू हुई श्वेत क्रांति से देश में काफी बदलाव आया। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है।
जाता है, जिसका जनक भारत के मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अमूल के मॉडल की सफलता के कारण दुनिया भर में सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में उभरा। इसके साथ ही किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद मिली थी। श्वेत क्रांति के बाद साल 1975 में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स का आयात बंद कर दिया गया। दरअसल भारत दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। अमूल डेयरी का मॉडल काफी मशहूर हुआ और पूरे देश में सफलता की बुलंदियों को छूने लगा। अमूल देश की पहचान बन गया, जिसकी सफलता का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। उनके विचार, सहयोग से काम करना और सबके साथ काम करना ने वो चमत्कार कर दिखाया जो आसान नहीं था। अमूल का मॉडल 3 लेवल पर काम करता है, जिसके अंदर फर्स्ट है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन, तीसरा है स्टेट मिल्क फेडरेशन। दूध का उत्पादन करने वाले गांव के सभी किसान डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं। ये मेंबर रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो मिलकर डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन को मैसेज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट यूनियन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग के बाद इन प्रोडक्ट्स को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर मार्केट तक पहुंचाता है। सप्लाई चेन को मैसेज करने के लिए प्रोफेशनल को हायर किया जाता है। दूध के कलेक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से करीब 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। अमूल का मॉडल बिजनेस स्कूल्स में केस स्टडी बन गया है। इस मॉडल में डेयरी किसानों के कंट्रोल में रहती है। यह मॉडल दिखाता है कि कैसे प्रॉफिट पिरामिड के सबसे निचले हिस्से तक पहुंचता है। हर 1 रुपए में से करीब 86 पैसे उसके मेंबर को जाते हैं और कोऑपरेटिव बिजनेस चलाने के लिए 14 पैसे रखे जाते हैं। आप जानते हैं कि लाखों लीटर दूध आखिर इकट्ठा कैसे किया जाता है। गुजरात के 33 जिलों में 18,600 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी और 18 डिस्ट्रिक्ट यूनियन हैं। इन सोसाइटी से 36 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हैं जो दूध का उत्पादन करते हैं। दूध को इकट्ठा करने के लिए सुबह 5 बजे से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। किसान मवेशियों का दूध निकालते हैं और कैंस में भरते हैं। इसके बाद दूध को कलेक्शन सेंटर पर लाया जाता है। सुबह करीब 7 बजे तक कलेक्शन सेंटर पर किसानों की लंबी लाइन लग जाती है। सोसाइटी वर्कर्स दूध की मात्रा को नापते हैं और फैट कंटेंट भी मापते हैं। ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड होता है। हर किसान के दूध के आउटपुट को कंप्यूटर में सेव किया जाता है। किसानों की आमदनी दूध की मात्रा और फैट कंटेंट पर निर्भर करती है। किसानों को हर महीने एक निश्चित तारीख पर पेमेंट किया जाता है। किसानों के लिए एक ऐप भी बनाया गया है, जिसमें उन्हें दूध की मात्रा और फैट से लेकर पेमेंट की जानकारी मिलती है। पेमेंट सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आप समझते हैं कि दूध की प्रोसेसिंग कैसे होती है। कलेक्शन सेंटर पर दूध को कंटेनर्स में भरा जाता है और प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। हर एक टैंकर में 25,000 लीटर से ज्यादा दूध होता है। प्रोसेसिंग प्लांट में टैंकर सुबह करीब 11 बजे आना शुरू होते हैं और रात तक ये सफर जारी रहता है। और यदि दोस्तों दूध को स्टोर करने में गलती हो जाए तो ये खराब भी हो सकता है। इसलिए दूध को प्रोसेसिंग प्लांट तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए डेयरी कोऑपरेटिव ने सिस्टम बनाया है। अगर कोई टैंकर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचने के दौरान खराब हो जाता है तो दूध को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल नया टैंकर भेजा जाता है और दूध को नए टैंकर में ट्रांसफर कर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। जो भी दूध प्रोसेसिंग प्लांट में आता है उसकी सबसे पहले क्वालिटी जांच की जाती है। क्वालिटी क्लियरेंस के बाद उसे खाली किया जाता है। फिर दूध को अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। कच्चे दूध को पीने लायक बनाने के लिए पोर्चुलाइज और स्टरलाइज किया जाता है। पोर्चुलाइज प्रोसेस में दूध को स्टील पाइप से 76 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 सेकंड के लिए गुजारा जाता है। फिर तापमान को घटाकर 4 डिग्री पर लाया जाता है। अब उस मिल्क को पैकेजिंग एरिया की तरफ बढ़ाया जाता है, जहां दूध को पॉलीपैक्स में भरा जाता है। यहाँ मशीन हर मिनट में 150 पाउच बनाती है। अब इन पाउच को ट्रक्स में लोड किया जाता है और बाजारों में भेजा जाता है। दूसरे राज्यों के लोगों को भी फ्रेश प्रोडक्ट मिल सके, इसके लिए वहाँ भी कोऑपरेटिव्स ने प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हैं। इन प्लांट्स के लिए गुजरात से दूध को स्पेशलाइज्ड मिल्क ट्रेन और टैंकरों के जरिए भेजा जाता है। 36 घंटे तक ये दूध ठंडा बना रहता है और खराब नहीं होता, क्योंकि दूध को पॉस्चराइज करने के बाद भेजा जाता है। पॉस्चराइजेशन प्रोसेस से हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद मिलती है। प्रोसेसिंग प्लांट में अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग यूनिट हैं। कुछ यूनिट में लिक्विड मिल्क, पनीर, दही, घी, बटर मिल्क और ड्राई पाउडर बनता है, तो कुछ यूनिट टेट्रा पैक्स को प्रोसेस करती हैं। आइसक्रीम, बटर और चीज भी बनाया जाता है। आप जानते हैं कि अमूल अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे करता है। अमूल की सबसे पहली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसकी ब्रांडिंग। अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को अमूल एक ही अम्ब्रेला के नीचे मार्केट करता है। इससे उसकी प्रमोशन कॉस्ट काफी कम हो जाती है। अमूल प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर काफी ध्यान देता है। अमूल की मेन टारगेट ऑडियंस मिडिल और इकोनॉमिक्स क्लास है, इसलिए जिन प्रोडक्ट्स का रेगुलर कंजप्शन होता है उसकी कॉस्ट को कम रखा जाता है ताकि टारगेट ऑडियंस इसे आसानी से अफोर्ड कर सके। अमूल अपने यूनिक एडवर्टाइजमेंट से भी जाना जाता है। अमूल गर्ल का पहला विज्ञापन 1966 में आया था। ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एड कैंपेन है। सोशल मीडिया पर दिखने वाले अमूल के ज्यादातर एड्स करंट न्यूज से जुड़े होते हैं।
अमूल रिटेल काउंटर को देश भर में लगातार बढ़ा रहा है। जिन भी राज्यों में अमूल का मार्केट शेयर कम है वो उन राज्यों में पहुंच रहा है और अपने मार्केट को बढ़ा रहा है। अमूल ने 2019 में नॉन डेयरी सेगमेंट में भी एंट्री की है। इसमें जन्मे ब्रांड के तहत खाद्य तेल, आटा, मिल्क, ब्रेड, कार्बोनेटेड सेल्टजर और शहद भी लॉन्च किया। इसके अलावा कंपनी पोटैटो स्नैक्स और फ्रोजन फूड में भी आगे बढ़ रही है। अमूल के पिरामिड मॉडल में सबसे नीचे मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं। खर्च होने वाले हर 1 रुपए में से करीब 86 पैसे उसके मेंबर को जाते हैं और कोऑपरेटिव बिजनेस को चलाने के लिए 14 पैसे रखे जाते हैं। क्वांटिटी ज्यादा होने से ये रकम बहुत बड़ी हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन का मुख्य चेयरमैन होता है, जहाँ ये लोग कोऑपरेटिव बिजनेस से जायजा लेते हैं। इसमें एक्सपेंशन प्लान, नई मशीनरी खरीदना और सदस्यों को बोनस देने जैसी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए मवेशियों की सेहत का ध्यान रखना, इसीलिए कोऑपरेटिव मेंबर को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें मवेशियों की देखरेख कैसे करनी है और अन्य चीजें बताई जाती हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम से किसानों की बड़ी मदद होती है। किसानों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा है। कोऑपरेटिव नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी देती है। जैसे दूध निकालने वाली ऑटोमेटिक मशीन 40,000 रुपए की आती है। सब्सिडी से इनका दाम आधा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अमूल की केस स्टडी से। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।